सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं दैट इज चारगॉफ्स रूल। ठीक है, एक बेसिक सी बात जो है इसके लिए आपको दिमाग में रखनी है। कौन सी, मैं याद दिला देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर एक डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से बाइंड करता है, राइट। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था साइटोसिन बाइंड्स विद गुआनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बने हैं, 1 2 3। अगर साइटोसिन को गुआनिन से बाइंड करना है तो 1 2 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये बाइंड करता है। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पे भी है, कोई नई बात नहीं लिखी, आप सब कुछ जानते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इनके दिमाग के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। बस ये छोटी सी बात समझनी है, ठीक है। तो यही बात तो यहाँ पे भी आपको समझ रही, एंड गुआनिन मस्ट पेयर विद साइटोसिन। अब ये जो बेसिस हैं इनकी बॉन्डिंग करने का काम कौन कर रहा है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर रहे हैं। क्यों बोला जा रहा है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा अभी तक और सीखा भी होगा, आपने एक टर्म जगह जगह पे सुना होगा दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। सुना है ना, जरूर सुना होगा। जैसे आपने सुना डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, इसके बीच के जो ये बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं। बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पे इनका भी डीनेचुरेशन हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पे इनका भी क्या हो जाएगा, मतलब डीनेचुरेशन मतलब बॉन्ड्स टूट जाएंगे बीच में। तो नाइट्रोजनस बेसिस का जब डीनेचुरेशन होगा तो उससे एक और चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो सब का सब ऐसे बाइंड 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 कर रहा है। तो सबको आप क्या कीजिए, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दीजिए सारे बॉन्ड्स को। तो सारे बॉन्ड्स को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड तो अलग हो ही गए। तो कुल मिला के यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जो है ये सिखाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि ये कैसे किस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो टर्म आप बार बार शुरुआत से अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है। दो और चीजें आपने सुनी है अभी तक, उसमें से एक टर्म जो है वो आपने सुना है प्यूरीन्स एंड, चाहे तो आप इसको पिरिमिडीन्स बोल लीजिए, चाहे आप इसको पाइरिमिडीन्स बोल लीजिए, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ठीक, तो प्यूरीन जो है, प्यूरीन के अंदर एडेनिन और गुआनिन आते हैं। प्यूरीन के अंदर कौन आते हैं, गुआनिन। और पाइरिमिडीन्स के अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। जब हम नाइट्रोजनस बेसिस को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको, नाइट्रोजनस बेसिस को, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, इसमें और दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी, एक आएगा आपका प्यूरीन्स, एक है प्यूरीन और दूसरा है पाइरिमिडीन, PYRIMIDINE। ठीक है, प्यूरीन के अंदर आपको सीखना है, मतलब प्यूरीन कौन कौन है, ये है एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। पाइरिमिडीन के अंदर है यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये चार तो मैंने आपको डे 1 से सिखा रखा है कि दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए।
डीएनए क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे थाइमिन लिख रखा है, अगर मैं यहाँ पे यूरासिल कर दूं तो वो आरएनए का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडीन्स कौन कौन से हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में ये अराइज हो रहा होगा कि ये यहाँ तक तो ठीक है, सारी चीजें हमारी समझी हुई है, दिक्कत क्या है, ये चार बॉक्स साहब कहाँ से उठ के आ गए, इन्होंने क्या बोला, ठीक है। इसको बहुत तरीके से आपको याद करना है। क्या मतलब है इसका, बहुत साधारण सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि आपने एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ की है, यहाँ पे आपका आंसर होगा थाइमिन। आपने एडेनिन को किसके साथ बाइंड किया है, थाइमिन के साथ बाइंड किया है, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, बिल्कुल सही है। साइटोसिन को कई बार बच्चे ना बोलते हैं, एक कंप्लेन करते हैं मेरे से, मैं उसके लिए आपको मैं वो कंप्लेन भी बताती हूँ बच्चों की। वो कहते हैं कि मैम हम ना एग्जाम में उल्टा लिख के आ जाते हैं। उल्टा लिखने का मतलब बच्चे ने लिख दिया कि एडेनिन का जो अमाउंट है वो साइटोसिन के बराबर होता है, थाइमिन का जो अमाउंट है वो गुआनिन के इक्वल होता है ना। तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये बात तो आपके दिमाग में बैठी हुई है, प्रिंटेड है ऑलरेडी, कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन बाइंड्स विद गुआनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस यही तो लिखना है आपको, यही तो लिखा आपने इसके लिए, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें। दूसरी बात है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, यही तो है, क्या गलत है इसमें, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, इससे एनसीईआरटी का भी एक बैक क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं भी आपको एक क्वेश्चन लिखवा दूंगी तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। उन्होंने ना बहुत अच्छा कोई डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बताया था, उसमें वो केपेबल नहीं थे, ठीक है। और बोला उन्होंने कि डीएनए जो है वो सिमेट्रिकल है। क्या है, डीएनए जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा एक स्टैंड है वैसा ही बिल्कुल दूसरा स्टैंड होगा। कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें क्या है यहाँ पे गलत है। अब ये चार बॉक्स रूल जो है इसको हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं, कैसे, वो मैं भी शो करती हूँ आपको। क्वेश्चन में लिखती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि कैसे ये लाइंस जो हैं वो वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का काम करेंगे, ये लाइंस, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, देन ये पेज है, ये आप जानते हैं फिर भी ले लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे प्यूरिन और पाइरिमिडिन अलग अलग करके बता दिया है, ठीक है। देन चार बॉक्स रूल, ये वही बात है, सेम चीज है, बस यहाँ पे उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एडेनिन का जो अमाउंट है वो थाइमिन के इक्वल होगा और साइटोसिन का जो अमाउंट है वो गुआनिन के इक्वल होगा। अब कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, इसको भी आप देख लीजिएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आप लिखिए मेरे साथ साथ, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपको बोला जा रहा है इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या बोला जा रहा है आपको, इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इन अ डबल, होता ही है डबल हेलिकल, है ना, क्वेश्चन बनाने की बात, इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द अमाउंट ऑफ the amount of adenine, the amount of adenine is 15%, then calculate the amount of guanine। आंसर बोलिए उधर से फटाफट, सेकंड भी नहीं लगता इसको बनाने में।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत सिंपल सी साधारण सी बात बताई जा रही है। अभी जो चारगॉप्स रूल आपने देखा है उसके ऊपर ये बनता है, ये सॉल्व होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा है, होता ही है ना, तो कौन सी नई बात है। अगर आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए नजर आ रहा है, बना दिया मैंने डबल स्टैंडर्ड, आप तो इससे अच्छा ही बना लेंगे। चलिए, तो इसमें मैंने ये दिया है आपको क्वेश्चन में कि एडेनिन जो है, ठीक है, इसका परसेंटेज 15% है। एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? थाइमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है? गुआनिन के साथ। आंसर निकल गया। आंसर बोलिए उधर से। बनता कैसे है? ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है जब आप इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट करते जाइए मेरे साथ में। गिवन एज, क्या दिया है आपको? एडेनिन इज 15%, बस यही दिया है ना, और क्या दिया है आपको? लेकिन आपको एक बात पता है, अकॉर्डिंग टू चारगॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू चारगॉप्स रूल क्या हो जाएगा? The amount of adenine is equal to the amount of thymine, and if the percentage of adenine is 15%, then the percentage of thymine is also 15%। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसका क्या मतलब हुआ आगे जाके कि अगर हम यहाँ पे एडेनिन प्लस थाइमिन करें, एडेनिन प्लस थाइमिन करें, तो हो जाएगा यहाँ पे 15% प्लस 15% इज इक्वल टू 30%। कितना आसान है ना। तो मैंने क्या पूछा? गुआनिन बताना है। मैंने क्या पूछा? गुआनिन बताना है। ठीक, तो पूछा जा रहा है आपसे गुआनिन। क्या पूछा जा रहा है आपसे? गुआनिन पूछा जा रहा है। तो अगर चारगॉप्स साहब ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा भी तो बोल रहे हैं कि साइटोसिन जो है वो गुआनिन के बराबर है ना। तो इसका मतलब है कि साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन इज इक्वल टू 100 माइनस, या साइटोसिन प्लस हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, उससे भी बनेगा, एक ही बात है। साइटोसिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70%। तो अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि साइटोसिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू 70, पूछा किसका जा रहा है? गुआनिन का। सो द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज 70/2, दैट इज 35%। हो गया। बस यही बोल रही थी मैं कि इससे क्या होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, उसमें भी आपको आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसको फटाफट कर लीजिए आप लोग, है ना। इसको बना लेना है साथ के साथ। 1 मिनट का टाइम जाता है क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, बदलते रहिए बैठे बैठे परसेंट, क्या दिक्कत है। 10% है, एडेनिन जैसे ही 10 है तो इसका मतलब एडेनिन 10 है तो थाइमिन भी 10 होगा। एडेनिन प्लस थाइमिन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। साइट्रोसिन प्लस गुआनिन 100 माइनस 20, तो बचा कितना? 80। 80 बच रहा है, तो 80 में तो दोनों है ना, तो साइटोसिन का निकालिए या गुआनिन का निकालिए। 80/2 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि गुआनिन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। बस ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक में 10% है और एक में क्या है, यहाँ पे मैंने 15% दिया। एक ही बात है, वैसे ही बनना है, तरीका वही है। और यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं चारगॉप्स रूल का, है ना। ये समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, होता क्या है इस चैप्टर में, बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। ठीक है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किनका आता है? ग्रिफिथ साहब का आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एनसीईआरटी के
इस पैरा में से यहाँ से यहाँ तक आप लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको इन लाइंस के थ्रू भी समझ आ सकती है। क्या बोलने का मतलब है मेरा, अगर आप इसको समझे कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, हुआ क्या, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझा दूं। एक्सपेरिमेंट का नाम है, इसको पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। या तो आपसे पूछा गया एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा तरीका ये है राइट और नोट या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जैसे भी पूछा जाए लिखना वही आपको। ठीक है, देन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके घर में जब खाना बनता होगा तो किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए पहले ये देखा जाता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से लगते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख लीजिए, उसमें भी सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स ही बताते हैं, हाँ ये ऐसा ऐसा इकट्ठा करके रख लीजिए, तब वो उसका मेथड बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको देखना क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट किया करके बैठ गए और उसके ऊपर इन्होंने कोई प्रिंसिपल सिद्धांत घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बारी बारी से काफी मेहनत करी है इन्होंने, फिर जाके कुछ कंक्लूजन निकाल के हम लोगों को बताया है। ठीक है, इन्होंने जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये वही बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया डिजीज कॉज करने का काम करती है। ठीक है, अब इन्होंने पता किया कि ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है इसका। क्या बोलने का मतलब है कि इस बैक्टीरिया की खासियत ये है कि इसके पास दो टाइप की कॉलोनी है, एक है स्मूथ और दूसरी है रफ। स्मूथ कॉलोनी का मतलब है कि ये बैक्टीरिया कैपेबल है अपने बॉडी के बाहर म्यूकस को सिक्रीट करने में, और रफ नो म्यूकस। ठीक है, तो अब म्यूकस क्या है, स्टिकी है, स्लिपरी है, उसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और ये तो नहीं सिक्रीट करता, तो रफ है। क्वेश्चन ये है कि दोनों में से जानलेवा कौन सा है, मतलब किसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो स्मूथ वाले को एस स्ट्रेन बोलेंगे हम आगे जाके शॉर्ट में। तो एस स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है या वायरुलेंट है, जो भी बोलना है आपको, मतलब इसकी वजह से डेथ हो सकती है, डेथ होगी ही होगी। ठीक है, रफ वाला है ये कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन क्या है, एक और अच्छी बात क्या है इसमें, पहला क्या याद किया आपने, किसको उठाया इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। क्यों उठाया इसको, क्योंकि इसके पास दो टाइप की कॉलोनी बनती है, एक है शाइनी कॉलोनी मतलब स्मूथ कॉलोनी, और दूसरी है रफ कॉलोनी। दोनों में से डेंजरस खतरनाक जानलेवा कौन कौन सा है, एस है, और जिसमें सरवाइव करेगा माइस वो कौन सा है, रफ है। ठीक है, बस इतनी बात बैठ गई दिमाग में, आगे की कहानी सुनिए। इन्होंने इंजेक्शन के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंजेक्शन के अंदर एस स्ट्रेन भर के, मतलब ये एस स्ट्रेन वाली यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया को ग्रो किया है। ठीक है, उसको ऐसे इंजेक्शन में डाला और इसको इंजेक्ट कर दिया माइस को। ठीक है, अब ये माउस जो है इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब कोई भी बता सकता है, मैं आपसे पूछूं या कोई बायो नहीं भी पढ़ रहा हो उससे भी आप पूछिए, भाई इंजेक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रेन डाला, उसको हमने माउस में जैसे इंजेक्ट किया, माउस की डेथ हो गई। बोलेगा अच्छा इसका मतलब है कि वो क्या था, पॉइजनस था, डेंजरस था, विरुलेंट था, है ना, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। ये एनसीईआरटी का आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट सीरीज ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने बोला अच्छा ऐसे स्ट्रेन से डेथ हो जाती है, आर डाल के देखते हैं। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, माउस को कोई फर्क नहीं पड़ा, माउस अभी भी हंसता खेलता वैसी लाइफ कंडीशन में। ठीक है, ये सेकंड केस है। तीसरे केस में समझिएगा ध्यान से, एस स्ट्रेन
में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना, उसको हीट किल्ड कर दिया गया, मतलब ये बैक्टीरिया अब डेड है, ऐसा समझिए। और इस कल्चर को फिर इस इंजेक्शन के अंदर भर के इस माउस को इंजेक्ट किया। पता चला ये माउस अभी भी हंसता खेलता है, इस कंडीशन में भी लाइव है। इन्होंने बोला अच्छा, मतलब कि अगर हम एक आर स्ट्रेन डाल रहे हैं उस केस में लाइव है, और दूसरा कौन से केस में लाइव है, जब हम ऐसे स्ट्रेन को हीट के पहले वाले को हीट किल्ड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पता क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कर दिया 2+3। बच्चे कहते हैं हमें कंफ्यूजन हो जाती है किस किस को प्लस किया, तो एक ट्रिक याद रखिए, जिन दोनों कंडीशन में माउस को जिंदा रहना है उन दोनों को प्लस कर देना है आपको, मतलब लाइव आर स्ट्रेन प्लस डेड एस स्ट्रेन। अब आया समझ में, दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया, अब माउस की डेथ हो गई। अब ये इनके लिए चिंता वाली बात हो गई, होगी नहीं क्या? खुद भी सोच के देखिए। सपोज कीजिए आप रिसर्चर है, मैंने आपको सोचने का टाइम दिया, मैंने बोला चलिए आपके पास होमवर्क है, मुझे सोच के ना सबको बताना है, रात भर सोचना है कि क्या रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, आप बोलेंगे ये तो एक मिरेकल है एक तरीके से, है ना, कि कहा जिन दो कंडीशंस में इसको सरवाइव करना था, जिन दो कंडीशंस में इसको क्या करना था, सरवाइव करना था, यानी कि जब आप यहाँ से एस स्ट्रेन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एस स्ट्रेन दे रहे हैं, तब तो डेथ हो रही है। लेकिन दो जिस कंडीशन में, एक इसमें 2 वाले में भी आर स्ट्रेन दे रहे हैं तब भी लाइव है, और एस स्ट्रेन दे रहे हैं तब भी लाइव है, तो 2+3 जब आप कर रहे हैं दोनों लाइव वाले को, ये चौथा केस जो है इसमें तो डेथ हो जा रही है। यहीं पे इनका सर घुमा, इन्होंने एक बात सोचना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला ऐसा क्या हो रहा है। तो याद है मैंने आपको एक दिन एक बात बोली थी कि मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, इसको शुरू में ही बताना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को, सोचते हैं चलो 5 मिनट का टॉपिक है, अपना अपना जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाओ, ठीक है। लेकिन आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिखा रही हूँ आपको, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और बिना रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के मैं बच्चों को समझा दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता क्या है ना। तो ग्रिफिथ साहब ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया और जो अपना दिमाग लगाया, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, तो इनको एक बात समझ आई, क्या, कि ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है इसका मतलब है इस फोर्थ केस में, इस केस में इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा होगा कि जिस एस स्ट्रेन की वजह से पहले डेथ हो रही थी, तो डेड होने के बाद इसके जेनेटिक मटेरियल ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही समझ आएगा ना आपको। बात समझ आ रही है मेरी? तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से इन सबकी डेथ हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा। अब मैंने आपको क्या सिखाया इसके पहले, प्रीवियस लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है मेरे से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पहले आपने रेप्लिकेशन सीखा है। इसका मतलब है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, कंक्लूजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कंक्लूजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कंक्लूजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, तो इन्होंने ये पता लगाया कि, क्या पता लगाया इन्होंने, तो ऐसे करके लिख लीजिए इसको, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ
concluded that concluded that the R strain bacteria the R strain bacteria had somehow किसी भी तरीके से, है ना, इसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया अपना, had somehow been transformed been transformed by the heat killed ऐसा स्ट्रेन, ऑब्वियस है, हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया, इससे किसी ना किसी तरीके से आर स्ट्रेन वाले ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। क्या मतलब है देखिए, और मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। सपोज कीजिए ये आर स्ट्रेन है, मैंने रेड कलर से मार्क किया यहाँ पे, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे क्या है, हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन है, हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने तो दोनों को मिक्स कर दिया था, प्लस कर दिया था लास्ट वाले केस में, याद आया? तो वहां पे क्या हुआ, इसके जेनेटिक मटेरियल ने इसके जेनेटिक मटेरियल को अपने साथ मिला के, असर तो वही हो गया ना जो लाइव वाला था। यहाँ पे खुराफात किसका होता है, किसकी वजह से ये सब कुछ, चाहे माउस जो डेथ हो रहा था किसकी वजह से, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वही तो सारे एक्सप्रेशन करने का काम करता है। तो यही छोटी सी बात जो है वो मैंने लिखी है यहाँ पे कि किसकी वजह से हो रहा है, कि जो हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन है उसकी वजह से आर स्ट्रेन ने क्या कर लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, है ना। और जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दे दिया इन्होंने। क्या नाम दे दिया, जिसकी वजह से अब क्या हो गया कि जो बैक्टीरिया, मतलब जो आर स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया है, जो आर स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जब एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल गया तो ये भी क्या हो गया, वो पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करने लगा। वही पॉलीसेकेराइड जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये स्मूथ हो रहा था, तो ये तो डेंजरस हो गया, तो इसकी वजह से अब उस माउस की डेथ हो जाएगी। छोटी सी स्टोरी है, किससे रिलेटेड है, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है। और वो स्मूथ किसकी वजह से था, क्योंकि इसकी बॉडी के चारों तरफ एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड जो है, पॉलीसेकेराइड कोट का मतलब वही म्यूकस का कोट है, उसी को मैं बोल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे मूव कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हर्शे एंड चेज है ये, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ऑब्वियस है, समझ आएगा ही आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट जिस बच्चे ने समझा उसको सब कुछ समझ आता है। एक रेप्लिकेशन से शुरुआत होती है, उसके बाद बच्चों को सारी चीजें समझ आती है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली चीज, आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इतना जहां जहां पे रेड कलर नजर आ रहा है, यहाँ दिख रहा है
फर्स्ट वाले केस में इसके एक्सटर्नल कोट पे दिख रहा है, राइट। सेकंड वाले केस में इसके जेनेटिक मटेरियल पे दिख रहा है। इतना तो अगर मैं बोलूं 1 मिनट ध्यान से देखना है, और 1 मिनट ध्यान से देखने के बाद मुझे ये बात समझानी है कि क्या फर्क दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इतना देखने के बाद कि आपको मुझे बताना है कि क्या फर्क है दोनों के बीच में, तो आप मुझे आंसर क्या करेंगे, आप यही बात उधर से भी बोलेंगे मुझे कि हमें एक बात समझ आ रही है कि केस 1 में आउटर प्रोटीन कोट को क्या किया गया है, आगे जाके अभी मैं समझाऊंगी आपको, रेडियो लेबल किया गया है। क्या किया गया है, रेडियो लेबल किया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक रफ पेज लेके समझाती हूँ। मैंने बोला रेडियो लेबल किया गया है। क्या किया गया है, रेडियो लेबल किया गया है, ऐसे समझिए। अगर मैंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया, क्या किया मैंने, एक बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज का साफ सीधा सा एक मतलब है, द वायरस which attacks on the virus which attacks on बैक्टीरिया, बस। तो अब इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आप इसको उठा के लेके गए माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, नजर आएगा क्या आपको, नहीं दिखेगा, सवाल ही नहीं उठता है। देखने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पकड़ के इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराना होता है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डालना पड़ता है इसके अंदर। फिर क्या होता है, वो शाइनी अपीयरेंस देता है, मतलब माइक्रोस्कोप में दिखने लायक हो जाता है। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखना, इतना ही बोला मैंने, इसके सिवा कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो ये बैक्टीरियोफेज है, क्या है, जो ये बैक्टीरियोफेज है, थोड़ा सा क्लास 11th भी याद दिला देती हूँ। बैक्टीरियोफेज की खासियत ये है, इसके बाहर जो प्रोटीनेशियस कवरिंग है दैट इज नोन एज कैप्सिड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं हम इसको, कैप्सिड बोल रहे हैं, है ना। ये क्या है, कैप्सिड है, और अंदर तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इसका, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर हमें बाहरी कोटिंग को रेडियो लेवल कराना है, क्या करना है, रेडियो लेवल कराना है, तो हमने पता लगा लिया कि प्रोटीन को, अगर प्रोटीनेशियस कोट को रेडियो लेवल कराना है तो सल्फर के 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफर करता है। ये सीखा है आपने बचपन से, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं आप, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, है ना। तो यहाँ पे सल्फर एक S32 वाला नॉर्मल, और ये S35 वाला कैसा, ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, और P32 क्या है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सल्फर है। अच्छा, डीएनए के कंपोनेंट में मैंने आपको सिखाया है कि ये मिल के बना होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, याद आ रहा है ना। अगर आपसे पूछा गया नीट के एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाता है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रोटीन कोट को या कैप्सिड को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए इसमें से किसको इनकॉर्पोरेट किया गया। 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको जो चारों के चारों सही होंगे, ठीक है। मतलब मिस्टेक आप जिसमें कर सकते हैं, S35 भी लिखा रहेगा, P32 भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए। बाहर के प्रोटीनेशियस कोट को, बाहर वाले जब प्रोटीन कोट को यहाँ पे क्या करना होगा, रेडियो लेबलिंग कराना होगा इसको। फर्स्ट वाले केस में, केस 1 में तो सबको S35 वाले मीडियम में डाल के इन बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया। नेक्स्ट 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 जो जनरेशन आते चले जाएंगे, सब में खासियत क्या है कि वो सब S35 को इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे अपने अंदर। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हर्षेन चेज ने मिलके, इन्होंने बोला चलो हम एक काम करते हैं, हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है कौन, प्रोटीन है या डीएनए है, क्योंकि
इसके पहले काफी सालों तक रिसर्चर का दो ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप बोल रहा था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, दूसरा ग्रुप बोल रहा था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दोनों में फाइटिंग चल रही थी। बोले चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है या फिर प्रोटीन कोट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन, है ना। तो ये जो पहला केस है, फर्स्ट केस में सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, देखिए लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले जो ये सल्फर लेबल्ड है, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, इसकी जो रेडियो लेबलिंग कराई है वो S35 का यूज करके किया है, S35 का। S35 का जो यूज करके आपने किया है, तो रेडियो लेबलिंग आपने कराई, फिर क्या किया आपने, इसको इन्फेक्ट कराया। भाई बैक्टीरियोफेज है तो आपको इसको इनविटेशन कार्ड भेजने की जरूरत तो नहीं है, जाओ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो, नहीं। इसका तो नेचर है, इसका नेचर है कि जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, ये गया, इसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट किया तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। इस बैक्टीरिया को ले जाके ये माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? रेडियो लेबलिंग कराया था इन्होंने प्रोटीन कोड का, जेनेटिक मटेरियल का तो नहीं कराया केस वन में। नोट डाल के आपको याद रखना है, पहले केस में सिर्फ हमने एक्सटर्नल प्रोटीन कोड की लेबलिंग कराई है, मतलब रेडियो लेबलिंग कराई है। तो यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो पता चला कि भाई सल्फर तो कहीं पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ, सल्फर तो दिखा ही नहीं। इसका मतलब है जब नहीं दिखा तो इसका मतलब बाहर चला गया। तो उसको हम लोग जो एक्स्ट्रा जो बाहर रिमूव्ड पोर्शन होता है उसको हम लोग सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो जब उन्होंने सुपरनेटेंट को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करके देखा तो पता चला उसमें इनको सल्फर मिला। तो सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। तो बोले भाई इसका मतलब है आपको नीचे सिर्फ इतनी बात लिखनी है, हेंस प्रूव दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। आगे आपको खुद ही नहीं लिख देना यहाँ पे कि इसका मतलब कि डीएनए है। अभी कहाँ प्रूफ किया आपने? नहीं, अभी आपने बस इतनी बात बताई है, हेंस प्रूव दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, बस। ठीक, दूसरे साइड चलते हैं, इस केस पे चलते हैं। दूसरे केस में आपने क्या किया है, रेडियो लेबलिंग जो है, डीएनए कोड लिख दिया ना यहाँ पे, फॉस्फोरस लेवल डीएनए कोड, मतलब यहाँ पे आप किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप P32 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेम इधर का और इधर का डायग्राम सेम है। सबसे अच्छी बात तो यही है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले केस में रेडियो लेबलिंग आपने प्रोटीन कोड की कराई है, सेकेंड वाले केस में आपने जेनेटिक मटेरियल का कराया है। फिर क्या हुआ, फिर आप इस बैक्टीरिया को उठा के लेके गए माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। आपको पता चला अच्छा इसके अंदर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे लिखना चाहिए रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस डिटेक्टेड। जो यहाँ पे लिख रहा नो फॉस्फ, जैसे यहाँ पे लिखा नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स, तो ये तो खैर चलो बाहर वाले में था तो किसी भी तरीके का नहीं मिला तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल्स, यहाँ पे एक्चुअली में आपको क्या लिखना है, रेडियो लेवल्ड। फॉस्फोरस तो वैसे भी होता है इसके पास, लेकिन रेडियो लेवल्ड फॉस्फोरस जो है वो दिख गया। तो नीचे जाके यहाँ पे आपको कंक्लूजन में लिखना है, हेंस प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और जो कि आज की डेट में क्या है, मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। इसको क्या माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। कौन सा है? डीएनए है। लिखा भी है, जब आपने डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस लिखा था उसमें भी आपने ये बात मेंशन करी थी और ये बात आपने सीखी थी, है ना। और ये जो सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं, ये जो क्या है यहाँ पे, सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं सब 5-5 मार्क्स के हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में। और वैसे तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बनाने की बात करी जाए फिर तो कमी ही नहीं है। किस सल्फर का यूज किया या फिर किसका यूज किया प्रोटीन की लेबलिंग के लिए, S35। जेनेटिक मटेरियल की लेबलिंग के लिए किसका यूज किया, P32। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअली में इन्होंने क्या प्रूव किया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हर्षी एंड चेज ने क्या प्रूव किया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने यही बताने के लिए किया। अब जो पिछला एक्सपेरिमेंट है वो किसके लिए किया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताने के लिए।
क्या बताने के लिए? इन्होंने इससे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये बताया है, ग्रिफिथ साहब ने। विरुलेंट कौन सा स्ट्रेन है? एस स्ट्रेन है। किससे इसको कोई डेंजर नहीं है? आर स्ट्रेन से। डेंजरस कौन सा नहीं है? आर स्ट्रेन जो है वो डेंजरस नहीं है, उस केस में ये लाइव रह जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितना आप सोचिए उतने क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। ये हो गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हो गया आपका हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, हो गया आपका, है ना। अब ये एक पेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको समझना है समझिए। उसके इंट्रोडक्शन के तौर पे हमेशा मैं बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को मोस्टली क्या होता है 11th क्लास याद नहीं होता, तो 11th ना याद होने की वजह से उनको हर्जाना 12th में भुगतना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, अब जैसे बैक्टीरियोफेज बोल रही हूँ, पूछ रहे हैं क्या होता है बैक्टीरियोफेज, वहां पे बताना पड़ता है। किसकी लेबलिंग करी जा रही है, किससे लेबल किया जा रहा है, वो भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, उसका बेसिक जो है मैंने वो क्लियर कर रखा है यहाँ पे, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है आपके पास, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। एक रफ पेज ले रही हूँ मैं। कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, आपने देखा हमने डीएनए रेप्लिकेशन को यूज किया उसमें। मैंने ये डीएनए बना दिया, ऐसा बना कि दोनों एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड बना दिया। नहीं, दोनों को एक कलर से बनाना चाहिए, रीजन बता रही हूँ मैं। दोनों को सेम कलर से बना दिया मैंने, ठीक है। ओल्ड स्ट्रैंड है ये। फिर क्या हुआ, दोनों ओल्ड स्ट्रैंड को मैंने अलग कर दिया। फिर क्या हुआ, दोनों के ऊपर एक एक नया स्ट्रैंड बन गया। इसका मतलब है कि ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास 100% न्यू स्ट्रैंड है। एक ओल्ड स्ट्रैंड तो लेगा ही पेरेंट्स से, और ये भी एक ओल्ड स्ट्रैंड अपने पेरेंट्स से लेगा। इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव इन नेचर है। सेमी मतलब हाफ, बिल्कुल एग्जैक्टली 50-50%। 50% पुराना है तो 50% नया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, ये नेचर में कैसा है, सेमी कॉन्जर्वेटिव है। कैसा है ये, सेमी कॉन्जर्वेटिव। यही प्रूफ किया था। इसी चीज को प्रूफ करने का काम किन्होंने किया है, मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब ने यही प्रूफ करने का काम किया है, ठीक है। फटाफट सुनते हैं। डीएनए सबको पता है कि ये कैसा है, नेचर में सेमी कॉन्जर्वेटिव है। कैसा है ये, सेमी कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है। यही बताने का काम किसने किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने किया था, ठीक। अब ये सब जो है मोस्टली यहाँ पे किसको यूज किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म जिसका भी इस्तेमाल, जिसमें ग्रो करा के ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्चुअल में वो इकोलाई होता है, काफी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। और जिस मीडियम में ग्रो कराया जाता है दैट इज NH4Cl। NH4Cl, यहाँ पे दो आइसोटोप यूज किए जाएंगे, एक नाइट्रोजन 15 है, दूसरा नाइट्रोजन 14 है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स यूज किए, यहाँ पे रेडियो लेबलिंग यूज नहीं करी जा रही है। यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, यहाँ पे बस ये यूज किया जा रहा है, हाँ भाई कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, ठीक। अगर इतने डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो देखिए कैसे बनता है, कैसे बनता है। सो देखिए, इजिएस्ट से भी इजिएस्ट मैं बनाती हूँ इसको आपके लिए। ये देखिए, नेक्स्ट पेज लेती हूँ। मैंने ऐसे ऊपर से नीचे सपोज कीजिए बना दिया। मैंने ये रेड कलर का डीएनए लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेड कलर का जो डीएनए है, सपोज कीजिए ये क्या है, N15 है, ये भी क्या है, N15 है। कौन से मीडियम में ग्रो कराना चाहते हैं आप, N14 में ग्रो करा रहे हैं, तो दोनों अक्वायर करेगा। नेक्स्ट जनरेशन में आपने क्या किया, चुपचाप दो स्ट्रैंड बनाना है, एक दूसरा कलर लीजिए इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। ये दूसरा जो आया, ये नेक्स्ट जनरेशन में 20 मिनट के बाद कुछ देर छोड़िएगा तभी तो होगा ना, ये ऐसे हवा में तो होगा नहीं। तो एक स्टैंड इसके पास चला गया N15 वाला, दोनों के पास मतलब पुराना, और एक एक स्टैंड चला गया इनके पास N14 वाला, मतलब नया। यहाँ पे भी चला गया N14 वाला, मतलब यहाँ पे नया चला गया, ठीक है। फिर क्या करना है, चारों को सेपरेट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। 1 2 3 4। क्योंकि आप N14 मीडियम में ही लगातार ग्रो कर रहे हैं तो सबके ऊपर ग्रीन चढ़ा दीजिए। 1 2 3
4। यहाँ पे क्या हो गया, एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, इसमें भी क्या होगा, एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा, इसमें भी क्या होगा, एक पुराना होगा एक नया होगा, इसमें भी क्या होगा, एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा। यही तो मैं बोल रही हूँ सबसे, है ना। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको जब ध्यान से, पहले 20 मिनट आपने छोड़ा इसको, ठीक है, तो N14 वाले मीडियम में जब 20 मिनट आपने छोड़ा तो यहाँ पे भी ये जनरेशन 1 में भी सेमी कंजर्वेटिव अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिल के बना है तो हाइब्रिड टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, कोई नई चीज नहीं, आप जानते हैं ऑलरेडी। देन हम लोग क्या है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे N14 ज्यादा हो गया यहाँ पे, बट जो भी है इस चीज की गारंटी तो जरूर होगी कि ये चारों स्ट्रैंड, इन चारों में 1 2 3 4 में एक एक जरूर होगा, गारंटी इस बात की। इसका मतलब है कि डीएनए हमेशा ही सेमी कंजर्वेटिव होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके फादर साइड से हैं, हाफ कहाँ से हैं, मदर साइड से हैं, है ना। डीएनए जो ये जानता है कि इसको कैसे सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो ये अगर आपसे पूछा गया कि किसने ये प्रपोज किया था, किसने ये बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, तब आपको किनका नाम लिखना है, मेसेल्सन एंड स्टॉल का। तब आपको किनका नाम लिखना है, मेसेल्सन एंड स्टॉल का नाम लिखना है। अगर आपसे पूछा गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूव करने का काम किसने किया, हर्शे एंड चेज ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ साहब ने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे रिपीट कर करके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। आज मैंने आपको एक चार बॉक्स रूल बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट बताया, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक मैंने आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बताया, चौथा टॉपिक आपको मैंने मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट बताया। थोड़ी स्पीड से खींचा है तो ऑब्वियस है कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे बुक में तो कहीं ना कहीं पे कुछ आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है। उसको आप याद से मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना ज्यादा हो सके मैं डिटेल दूं आपको, कि दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। इन सब को याद से थोड़ली बैठ के एक बार बुक में देखिए, रीड करना है आपको, खुद ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आप फंस रहे हैं लिखने में, समझने में, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में। उसको आप मेरे से नेक्स्ट डे पूछिए, ठीक है। बाकी के टॉपिक जो है वो हम लोग कल करेंगे।